नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज मैं शुरू करने वाला हूँ केमिकल बॉन्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट बॉन्ड होता है। हम इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो कि हम ऑर्गेनिक में देखेंगे, उसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक रिएक्शंस कोवैलेंट बॉन्ड पर ही बेस्ड होता है। तो ये मान के रखिए कि 90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोवैलेंट बॉन्ड ने कवर करके रखा है। तो सबसे पहले बेसिक से बात किया जाए तो आप लोगों ने क्लास 10th या 9th में कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, जिसमें बताया गया होगा कि दो एटम्स जब आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो उससे बनने वाले बॉन्ड को क्या बोला जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। जी हाँ, ये जो डेफिनेशन है एक तरीके से माने तो 9th और 10th क्लास तक तो सही है, लेकिन जब आप क्लास 11th में पहुंचेंगे तो ये डेफिनेशन उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि एटम्स जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट बेसिकली होता ही नहीं है। अगर आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्ड, जैसे कि स्ट्रेंथ क्या है, तमाम बातें वी विल डिस्कस लेटर। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो हम लोग मात्र इंट्रोडक्शन को ही डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन वाला पार्ट। चलिए, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। हम लोगों ने यही पढ़ा था कि मान लीजिए ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बन गया? एक सिंगल बॉन्ड बन गया। मान लीजिए ए के पास दो इलेक्ट्रॉन है, बी के पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो इनके भी शेयरिंग से क्या बन गया? डबल बॉन्ड। मान लीजिए ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो इनके शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बन गया भैया? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर आपको इसमें एक छोटी सी बात याद हो तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ए का भी होता है और बी का भी होता है। शेयरिंग का यही फंडामेंटल होता है कि जो बीच में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, वो दोनों एटम के खाते में क्या होता है? काउंट होता है। याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पूछूं ए के खाते में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4, आप क्या बताएंगे? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। बी के भी खाते में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ ए के खाते में अगर काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6, तो ए के खाते में भी 6 इलेक्ट्रॉन है और बी के भी खाते में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी बॉन्ड बनता है तो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं दोनों स्पीसीज के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलेक्टिवली दोनों एटम के क्या होते हैं? एक साथ काउंट किए जाते हैं। जैसे ये बी का इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन अगर बी का भी है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ए का भी है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ बेसिकली क्या चल रहा है? यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है किन्हीं दो एटम के बीच में, लेकिन किस वजह से, किस कंडीशन से? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मैं उसको डेफिनेशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो ध्यान दीजिएगा, व्हेनेवर chemical bond formed by sharing of electron between two same or different एटम, वो एटम या तो सेम हो सकते हैं या तो वो डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दोनों की शेयरिंग से बॉन्ड बन गया, तो सेम टाइप के एटम है। एग्जाम्पल नंबर 2, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग से बन गया क्या? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग आने वाले टॉपिक्स के अंदर में। हम लोग आज इंट्रोडक्शन पार्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो अब हम शुरू करने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म्स। अब मैं शुरू करने वाला हूं कुछ बेसिक टर्म, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने क्लास 10th में ये चीज़ पढ़ा होगा, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने क्लास 10th में एक चीज़ पढ़ा होगा कि जब भी कभी दो एटम्स आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ।
आप लोगों ने क्लास 10th में ये सुना होगा कि जब भी दो एटम्स आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद जो उनके इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे एक एटम है उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, किसी एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, किसी एटम ने सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किया, किसी एटम ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये बात किस बात पे डिपेंड करती है? ऑक्टेट रूल पर। ऑक्टेट रूल यही बोलता है कि भैया स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा और कहाँ पे जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुँचना चाहेगा। तो वही इन सब में लगता है, ऑक्टेट रूल का कंसेप्ट लगता है, आपने पढ़ा होगा। हम लोग एक और वीडियो लेक्चर बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाला एक वीडियो आएगा, उसके अंदर मैं ऑक्टेट रूल के हिसाब से मैं कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचूंगा। ठीक है, आज बस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो होता है पहली चीज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? ठीक है, व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड formed between two same or nearly same electronegative atoms। बात को ध्यान से समझिएगा। दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, मान लेते हैं ये जैसे ए है और ये है बी, ए है और ये है बी, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? बॉन्ड। मान लेते हैं ए और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए की ऑलमोस्ट सिमिलर है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी के। ऑलमोस्ट सिमिलर है या एग्जैक्ट सिमिलर है या एग्जैक्टली सेम है, तो इस दौरान इस जो कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर रहेगा वो क्या होगा? नॉन पोलर होगा। क्या होगा वो बच्चों? नॉन पोलर होगा। ठीक है, अच्छा, अब कई बात ये समझ में आती है कि सर एग्जैक्टली इनके बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना हो सकता है। बात को समझिएगा, सर इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी हो सकती है? तो ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से क्या बोला जाता है कि अगर इस दोनों एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस रहेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ डेल्टा ई डॉट एन, इसको क्या पढ़ा जाता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। अगर वो लेस देन 0.5 आया, लेस देन 0.5 आया तो उस बॉन्ड का नेचर नॉन पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। एक ही अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, बने रहिए, मजा आएगा। ठीक है, मजा आएगा, बने रहिएगा। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 होता है, इसका भी 2.1 होता है, इसका भी 2.1 होता है। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट पे ध्यान दो तो अगर सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो नेचर क्या हो जाता है? नेचर क्या हो जाता है बच्चों? नॉन पोलर नेचर। ठीक है, और एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने कार्बन डाइसल्फाइड का नाम सुना होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CS2। एक कार्बन से 2 सल्फर को क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज ऑल्सो 2.5। अगर आप दोनों के डिफरेंसेस को काउंट करो तो 2.5 माइनस 2.5 यू विल गेट 0, आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब फिर से सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसका मतलब इन दोनों बॉन्ड का नेचर क्या है? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर भी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन भी नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये है कार्बन, ठीक है, ये है हाइड्रोजन पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा।
अगर किसी ने पूछ लिया कि जो मीथेन होता है उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है उसका नेचर क्या होता है, क्या वो कोवैलेंट नेचर का होता है या आयोनिक नेचर का होता है, अगर कोवैलेंट नेचर का है तो कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है, क्या वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। तो हम इस बात की जानकारी कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस से। चलिए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 होती है बच्चों, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 होती है, ये आपको याद होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 0.4 आएगा। दिस इज द डिफरेंस ऑफ डेल्टा ईएन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, बात को समझिए। 0.4 एक ऐसा वैल्यू है जो 0.5 से क्या है, कम है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डेटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो हमेशा से क्या होता है, नॉन पोलर, नॉन पोलर। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आया होगा। इसमें से कोई पोर्शन ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डाउट भेज देना, लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। माय नेक्स्ट पॉइंट इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। बात को ध्यान से समझिएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं। भैया जाहिर सी बात है, लिखा है कोवैलेंट बॉन्ड तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। लेकिन अब उस बॉन्ड का नेचर पोलर है कि नॉन पोलर है, इस बात की जानकारी हम कैसे निकालते हैं, जरा डेफिनेशन पे आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड formed between two different इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम। ठीक है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में बनने वाले कोवैलेंट बॉन्ड को क्या बोला जाता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब कई सारे बच्चों को यहाँ ये डाउट आता है कि सर अभी इसके पहले आप लोगों ने एक एग्जांपल दिया था मेथेन। जाहिर सी बात है सर, मेथेन के अंदर कार्बन भी बैठा था और हाइड्रोजन भी बैठा था। जाहिर सी बात है सर, कार्बन और हाइड्रोजन दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले एटम हैं, तो उसको तो इसमें होना चाहिए था। तो भैया इसके अंदर हम ये बात करते हैं कि सिर्फ वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम वाले बंदे नहीं होने चाहिए, उनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो गैप है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डेटा अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 या फिर उससे ज़्यादा होकर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.6 तक चला जाए। कुछ टेक्स्ट बुक्स में, कुछ किताबों में ये वैल्यू 1.7 मिल सकता है या ये वैल्यू 1.8 मिल सकता है। ठीक है, तो ये कोई एग्जैक्ट मतलब वैल्यू नहीं निकाली गई है। ठीक है ना, तो 1.6, 1.7 या 1.8 कुछ भी दिखे तो आप मान के रखना कि उसके अंदर वाले क्या रहेंगे या वहाँ तक वाला क्या रहेगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाए जैसे कि ये H हो गया और मान लेते हैं ये हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बात करूँ तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग 3.2 के आसपास होती है। ठीक है, या मान के रखते हैं 3.0 के आसपास होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 के आसपास होती है। तो ज़रा सा सब्सट्रैक्ट किया जाए 3.0 माइनस 2.1, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 1.9। हालांकि ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, 0 एंड 0.9, यस 0.9 आएगा। दिस इज़ अ कैलकुलेशन मिस्टेक, 0.9 आएगा। तो 0.9 अगर आप देखो तो ये 0.5 से बड़ी है और 1.6 से क्या है, छोटी है। इसका अलावा ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नेचर क्या है, दिस इज़ अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर और एक एग्जांपल करा देता हूँ आप सभी लोगों को, एक और एग्जांपल करा देता हूँ, इधर करा देता हूँ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 होती है बच्चों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 होती है। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, जब इनकी डेल्टा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है 5 - 1 = 4, ओके, 3 - 2 = 1, 1.4 आ गया। तो अगेन 1.4 वैल्यू कहाँ पे आती है, 1.6 से पहले आती है। तो इस बॉन्ड का भी नेचर क्या हो गया, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड।
ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये रहा दूसरा टर्म बच्चों। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोन पेयर के बारे में। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट होने वाला है लोन पेयर। चलिए, क्या होता है लोन पेयर, बात को समझिए। मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। मान लीजिए 5 में से आपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में लॉन्च कर दिया। आपने बोला कि भैया 3 इलेक्ट्रॉन जाके आप बॉन्ड बना लीजिए। भैया 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो आप क्या बोलोगे? 2। अब वही दोनों इलेक्ट्रॉन क्या पड़ गए? अकेले पड़ गए, तो उन्हें बोल गया लोनली इलेक्ट्रॉन। लोन इलेक्ट्रॉन्स, अकेले इलेक्ट्रॉन्स। अगर उन्हें पेयर में काउंट करोगे तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? लोन पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक पेयर बोला जाता है। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाए तो क्या लिखोगे? दोज इलेक्ट्रॉन्स, दोज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल। ये सेंट्रल एटम के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। दोज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल which do not participate in bond formation। प्यारे बच्चों, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हीं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को लोन पेयर कहा गया है। जिससे एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये है नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के पास बच्चे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इस नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, यहाँ तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। तो अगर आप ध्यान दो तो ये 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? लोन पेयर। क्या बोला जाता है इसको? लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं? सिर्फ 1 लोन पेयर है। ठीक है, तो ये मत याद रखिएगा कि लोन पेयर जो है ये काफ़ी आसान है, ये बात सत्य है। लोन पेयर, इस एग्जाम्पल को देखने के बाद लग रहा होगा कि काफ़ी आसान है, ये बात सत्य है। लेकिन आजकल ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भैया लोन पेयर कैलकुलेट करके बताइए। वहाँ पे सबसे बड़ी टेंशन, सबसे बड़ा दिक्कत यही आता है कि आपको स्ट्रक्चर क्लियर नहीं रहता। तो मैं आप लोगों को सख्त हिदायत देता हूँ कि लोन पेयर को कैलकुलेट करना आसान काम है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो ये डिफ़िकल्ट काम है। तो आज से ही, अभी से ही केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपको जो जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, हर एक स्ट्रक्चर्स को आप याद करते जाइएगा, समझते जाइएगा, क्योंकि हो सकता हो उनमें से कोई स्ट्रक्चर IIT एडवांस में, नीट में, मेंस में, कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि भैया लोन पेयर कैलकुलेट करिए। एक बार क्वेश्चन आया था DDT में लोन पेयर कैलकुलेट कीजिए। बहुत सारे बच्चों को DDT के बारे में नहीं पता था। एक बार क्वेश्चन आया था IIT एडवांस 2015 में N2O3 के अंदर लोन पेयर बताइए। अब N2O3 तो आसान है, कई सारे बच्चे रट लेते हैं क्योंकि NCERT में उसका स्ट्रक्चर दिया था, तो कई सारे बच्चों ने लगा दिया। लेकिन जिसको DDT का स्ट्रक्चर नहीं पता है, उन बच्चों को क्या हो गया? दिक्कत हो गया। तो फिर से लोन पेयर कैलकुलेट करना इज़ वेरी ईजी टास्क, नो डाउट, बट इफ़ यू डोंट नो द स्ट्रक्चर सो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, सो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे करा देता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 एंड 3 एंड 4। ओके, मुझे उम्मीद है ये लोग आप लिख लेना, 3.5 एंड 2.1 अपने कॉपी में लिख लेना, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, और 5 एंड 6। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 शेयरिंग में चले गए तो कितने बच गए? 2 यहाँ बचा है, 2 यहाँ बचा है। तो वाटर के अंदर कितने लोन पेयर होते हैं बच्चों? वाटर के अंदर टोटल 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेरा अगला पॉइंट है बच्चों हाइपोवैलेंट के बारे में। अब जरा समझते हैं कि ये हाइपोवैलेंट होता क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल अगर क्लियर रहेगा तो हाइपोवैलेंट समझना काफ़ी आसान काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। BF3
ठीक है। BF3 काफ़ी आसान और इजी एग्जाम्पल लग रहा होगा, जरा इसको डिटेल में तोड़ा जाए तो बोरॉन के लास्ट सेल में बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। और ये जो फ्लोरीन है कितने फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड है? 1 फ्लोरीन, 2nd फ्लोरीन एंड 3rd फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के लास्ट सेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया, एक इसके साथ शेयर हो गया, एक इसके साथ शेयर हो गया। ठीक है, अगर आप काउंट करो बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, आफ्टर द शेयरिंग, तो बोरॉन के खाते में ये 2 इलेक्ट्रॉन गया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन गया और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, तो अगर काउंट करो तो 2 + 2 4, 4 + 2 कितने हो गए? 6। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्टेट से क्या है? कम है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं टोटल? मतलब आफ्टर ऑक्टेट कंप्लीट, जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं? 8। लेकिन यहाँ पे 8 से क्या है? कम है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये जो 8 से कम इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज होते हैं, ठीक है, जो ऐसे स्पीसीज जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन वाले जो भी स्पीसीज होते हैं उन्हें हाइपोवैलेंट कंपाउंड कहा जाता है। डेफिनेशन है द सेंट्रल एटम of a compound contain less than 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से कम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल है, बाकी के एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। घर पे जाके आराम से टाइम निकाल कर BCl3, BeCl2, BeF2 इनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करिएगा। बाकी हम इन लोगों के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। एग्जैक्टली ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीकर है, कैसे ये सब निकालते हैं, वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ज़रूर देखिएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट आने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार है। चलिए, 5वां अगर मैं बात करूँ बच्चों तो एक और होता है हाइपर वैलेंट। ठीक है, हाइपर वैलेंट। अच्छा, हाइपर वैलेंट को शुरू करने से पहले एक चीज़ और इसके बारे में बता देता हूँ। इसको एक और नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस IIT नीट में आ सकता है कि भैया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन सा है? ऑप्शन A, B, C, D, और उसमें से कोई एक ऑप्शन में इनमें से कोई एक जा सकता है, या कोई और एग्जाम्पल्स हो सकता है। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है IIT एडवांस के अंदर या फिर नीट के अंदर। ठीक है, हाइपर वैलेंट कंपाउंड इसका रिवर्स, भैया 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द सेंट्रल एटम of a compound contain more than 8 इलेक्ट्रॉन। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो उसे हाइपर वैलेंट कंपाउंड कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेना चाहूँगा PCl5 के बारे में। बच्चों, फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको अंदाजा होगा अगर याद होगा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं पहला क्लोरीन, यहाँ दूसरा क्लोरीन, यहाँ तीसरा क्लोरीन, यहाँ चौथा क्लोरीन, यहाँ 5वां क्लोरीन। क्लोरीन के लास्ट सेल में बच्चे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या ये बात आपको पता है? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो जाहिर सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर हो गया, एक यहाँ 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 शेयर हो गया। आप मान के रखिए कि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 इसने कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। अब जरा इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भैया फास्फोरस के अब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। इसका मतलब ये 8 से ज़्यादा है। 8 से क्या है? ज़्यादा है। तो जिस भी कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम होता है, अगर वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन किया हो तो उसे हाइपर वैलेंट बोला जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है?
इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गए, इन तमाम घटनाओं को हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से अपने वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल के। वी विल डिस्कस लेटर, डोंट वरी। PCl5 होता है बच्चों, SF4 होता है बच्चों, SF6 होता है बच्चों, IF7 होता है बच्चों। दीज आर वेरी इजी एग्जाम्पल्स। ऐसा मत समझना कि काफ़ी डिफिकल्ट चल रहा है, ये बहुत ही मतलब बकवास है, कुछ चीज़ में दम नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बच्चों आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक आए हो, यहाँ तक अगर वीडियो आपने पूरा देखा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरे को मोटिवेशन मिलता है यार, आपके चैनल के सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, कमेंट भी कीजिए क्योंकि उससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, लाइक कीजिए उससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप शेयर कर दोगे अपने दोस्तों को जो आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं, उससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। उसके बाद चलते हैं बच्चों, फिर बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।